डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हेडिंग दीजिए। या इसी को आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्रिस्टल। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे छोटे छोटे यूनिट सेल्स है, उसके रिपीटिशन से क्या बनता है? क्रिस्टल। बड़ी बॉडी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल। तो ऐसे इसको इमेजिन करो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल ऐसे आपस में रिपीट हुए। ये छोटे छोटे यूनिट सेल हम ऐसे रख रहे हैं, इसके ऊपर रखे, नीचे रखे, समझ रहे हो कैसे रख रहे हैं? इधर नीचे रखे, इधर साइड में रखे, उधर रखे, इस तरफ रखे, पीछे रखे, तो क्या बनेगा? क्रिस्टल। ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल बनेगी। क्रिस्टल बना। तो जिस यूनिट सेल से ये क्रिस्टल बना है, तो जो डेंसिटी इस यूनिट सेल की होगी, डेंसिटी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं रो का, है ना। तो जो डेंसिटी इस यूनिट सेल की होगी जिससे ये क्रिस्टल बना है, तो अगर यूनिट सेल की डेंसिटी इतनी है, तो इस यूनिट सेल से जो क्रिस्टल बन रहा है उसकी डेंसिटी भी कितनी होगी? ये, क्योंकि इसी से तो बन रहा है। तो जो डेंसिटी यूनिट सेल की होती है वही डेंसिटी क्रिस्टल की होती है, समझ रहे हैं? क्योंकि उसी की रिपीटिशन से तो क्रिस्टल बना है। तो बड़ी बॉडी या क्रिस्टल का डेंसिटी क्या माना जाएगा? जो उसके यूनिट सेल की डेंसिटी होती है। इसलिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? यूनिट सेल की डेंसिटी, और यही डेंसिटी किसकी मानी जाएगी? क्रिस्टल की। बात समझे? अब डेंसिटी बहुत छोटी सी चीज़ है, आप लोग लगभग जूनियर क्लासेस में ये पढ़ के आए होंगे। डेंसिटी किसको बोलते हैं? डेंसिटी, अगर मैं यूजुअल मीनिंग में आपको समझाऊं कि डेंसिटी क्या है सरल शब्दों में, तो कैसे समझाऊंगा? तो ऐसे समझाऊंगा कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कितने चिपके हुए हैं, कितने दूर दूर हैं, कितने नज़दीक पैकिंग की गई है या कितने दूर दूर पैकिंग की गई है, समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बोलूं, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें मुझे कुछ डालना है, या एक बोरा है, मान लो बोरा, बोरा समझ रहे हो? बोरे में मुझे सामान डालना है, कोई भी सामान किसी भी शेप का, ठीक है। तो मान लो हम उसमें बॉल डाल रहे हैं, स्फेरिकल बॉल, एटम की पैकिंग कर रहे हैं। बोरे को ऐसे इमेजिन करो कि ये एक यूनिट सेल है। इमेजिन कर लो, क्या जाता है इमेजिन करने में, है ना, जिसमें महुआ भरते हैं ना हम लोग बोरे में, या घर के सामान भरते हैं। तो ऐसे इमेजिन करो कि वो जो बोरा है, बोरिया, वो क्या है? यूनिट सेल। उसमें एटम की पैकिंग करनी है, तो उसमें हम टेनिस के बॉल डाल रहे हैं, ठीक है, समझे? तो एक बोरा लेके उसमें हम टेनिस के बॉल भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। वो भर गया पूरा बोरा, है ना। तो भर गया, तो टेनिस के बॉल जब अंदर जाएंगे तो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहेंगे टेनिस के बॉल, है ना। अब पूरा बोरा भर गया है टेनिस के बॉल से, समझ रहे? अब उसमें जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो पूरा बोरा जो भर गया, पूरा यूनिट सेल जो एटम से भर गया, तो इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। डेंसिटी मतलब बॉल कितने कितने चिपके हुए, कितने कितने ज़्यादा नज़दीक हैं, है ना। अभी हम देख रहे हैं बाहर से पूरा बोरा भरा हुआ है। अब अगर मैं एक और एक्स्ट्रा बॉल उसमें डालना चाहता हूँ तो जगह नहीं है डालने की, समझ रहे? तो हमने क्या किया? बोरा पकड़ा, ऐसे हिला दिया, तो क्या होगा? आप सब जानते हैं, सामान उसके अंदर सेटल हो जाएगा और जगह बन जाएगी, हम उसमें और बॉल भर सकते हैं। तो पहले जब नहीं हिलाया था, पूरा फुल था, तो उसकी डेंसिटी कैसी रही होगी? और अब जब हिला के थोड़ी जगह और बन गई, उसमें और ज़्यादा बॉल भर दिए, अब डेंसिटी कैसी होगी? कौन सी डेंसिटी ज़्यादा मानी जाएगी? पहले केस की कि सेकंड केस की? बोलिए, कौन सी डेंसिटी ज़्यादा मानी जाएगी? सेकंड केस की। क्यों? क्योंकि उसमें हमने और ज़्यादा बॉल भर दिए, तो बॉल और नज़दीक नज़दीक आ गए होंगे, समझ रहे? इसी तरह एटम जब बहुत क्लोजली पैक हो जाते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है मटेरियल, ठीक है। और डेंसिटी कम होती है तो मटेरियल बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। जैसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेंसिटी कंपेयर करके समझ सकते हैं। गैस के जो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, या कोई भी एयर या किसी का भी एग्जांपल ले लो, उसमें मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं? दूर दूर। तो अगर हम इतना बड़ा कंटेनर लें और उसमें गैस भरें,
तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। समझ रहे हैं? समझे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे इस कंटेनर के अंदर, क्योंकि दूर दूर हैं। ठीक, अगर हम गैस के बजाय लिक्विड भरें उसी कंटेनर में, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो जितने गैस के मॉलिक्यूल थे उसके कंपेयर में लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा करीब करीब हैं। तो ज़्यादा आ गए तो क्या बोलेंगे? डेंसिटी ज़्यादा हो गई। और इसी कंटेनर के अंदर अगर हम सॉलिड का मॉलिक्यूल भर दें तो वो तो और ज़्यादा चिपक जाएंगे, तो और ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लिक्विड के कंपैरिजन से भी और ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो इसका डेंसिटी और कैसा हो गया? और ज़्यादा हो गया। तो डेंसिटी का मतलब समझे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम आ गए तो डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ हमने बनाया है? वॉल्यूम, और ज़्यादा एटम भर रहे हो तो एटम जैसे जैसे ज़्यादा होंगे उसका मास भी ज़्यादा होता जाएगा। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअल में क्या है? मास। समझ रहे हैं? डेंसिटी एक्चुअल में क्या है? मास, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास होगा उतने ही उस मटेरियल की डेंसिटी कहलाएगी। तो डेंसिटी क्या चीज़ है? मास। समझ रहे हैं? लेकिन कितने का मास? ये नहीं कि पूरा बड़ा सा बर्तन ले लिए, कुछ भी ले लिए, किसी भी चीज़ का मास डेंसिटी कहलाती है। नहीं, क्या लेना है? 1 यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल का 1 यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। इतना लंबा चौड़ा एक क्रिस्टल काटो, इसकी वॉल्यूम कितनी? 1 मीटर क्यूब। 1 हो गया वॉल्यूम। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने एटम के मास बनेंगे, जितने भी एटम होंगे उसका जो भी मास होगा वही मास क्या कहलाएगा? डेंसिटी। समझ आई बात? तो डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इजी शब्दों में। और अगर दिखाना है हमको डेंसिटी, स्मॉल डी से भी आप नोटेशन बना सकते हैं, रो से भी बना सकते हैं। डेंसिटी इज व्हाट? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ आ रहा है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा, अगर मैं वॉल्यूम को 1 कर दूं, ध्यान से देखो, वॉल्यूम को कितना कर दूं? 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी 1 कर दूं, 1 यूनिट, तो ये 1 हो गया। तो ऊपर यही बस न बचा, मास। मास इज इक्वल टू क्या? डेंसिटी। तो जो मास होगा उस समय वही क्या होगी? तो डेंसिटी क्या चीज़ होती है? मास। लेकिन कितने वॉल्यूम की? 1। जब वॉल्यूम को आप 1 कर देते हो किसी क्रिस्टल का, तो फिर उसी का एटम का मास क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। समझे आप? ये तो फॉर्मूला हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। यूनिट सेल के लिए लिख रहे हैं इसलिए दोनों जगह यूनिट सेल लिया है। यूनिट सेल का ही मास और यूनिट सेल का ही वॉल्यूम। अब यूनिट सेल का मास किसको कहते हैं? एक यूनिट सेल है, समझ रहे हो? यूनिट सेल चाहे वो सिंपल टाइप का हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, एज सेंटर हो, एंड सेंटर, कुछ भी हो। ठीक है? एक यूनिट सेल का मास किसकी वजह से बनता है? एक यूनिट सेल में मास किसकी वजह से बनता है? यूनिट सेल लाइन तो होती नहीं उसमें। जैसे हम क्यूब बना के दिखाते हैं तो लाइनें खींचते हैं ना, एज, तो लाइन तो एक्चुअल में कुछ होते नहीं। हम क्या करते हैं? 4 एटम नीचे रखते हैं चिपका के, 4 एटम ऊपर रख देते हैं चिपका के। तो एक्चुअल में एटम एटम चिपके रहते हैं। लाइन तो हम समझने के लिए खींच लेते हैं, क्यूब बनाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो एक यूनिट सेल का मास किसकी वजह से है? एटम की वजह से। तो जितने उसमें इफेक्टिव एटम होंगे उन्हीं का मास एक यूनिट सेल का मास कहलाता है। समझ रहे? तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या चीज़ है असल में? मास ऑफ ऑल एटम इन 1 यूनिट सेल। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ ऑल एटम्स या इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जितने एटम हैं उन्हीं का मास क्या कहलाता है? यूनिट सेल का मास कहलाता है। ठीक है? और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हम निकालना जानते हैं ये। ठीक? ओके। अब ये कैसे निकलेगा? एक यूनिट सेल में सभी एटम का मास कैसे निकलेगा? फिर से हम वही छोटी सी कंडीशन ले लेते हैं कि एक यूनिट सेल में जितने भी एटम हैं, मान लो सभी एटम कैसे हैं? आइडेंटिकल। ठीक है? इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हो ना? क्या होता है? एक जैसे हैं, शेप, साइज, मास में एक जैसे हैं। तो एक यूनिट सेल में जितने एटम हैं उसका मास कैसे निकालेंगे? हमको मालूम है कि सभी एटम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं।
तो एक एटम का जितना मास होगा दूसरे एटम का भी उतना ही होगा, तीसरे का भी उतना ही होगा। समझ रहे हो? तो अगर मुझे एक एटम का मास पता चल जाए कि इतना ग्राम है ना एक एटम का, तो हर एटम उतने उतने ग्राम के बन जाएंगे। और मुझे क्या पता होना चाहिए कि कैठो एटम है एक यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव एटम। बीसीसी में कितने, एससी में कितने, एफसीसी में कितने, हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मुझे एक एटम का मास पता चल जाए और मुझे ये पता चल जाए कि एक यूनिट सेल में कितने एटम है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, तो एक यूनिट के मास से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, सभी एटम का मास आ जाएगा। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख दें, एक यूनिट सेल में ऑल एटम के मास क्या लिख दें, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम। ये समझ आ रहा है? देखो टोटल मास ऑफ ऑल एटम इन वन यूनिट सेल कैसे निकलेगा, एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम है, तो जितने एटम होंगे सबका मास नहीं बन गया एक यूनिट सेल में। ये समझ आ रहा है? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब इसको हम थोड़ा सा सिंबल दे रहे हैं ना, सिंबल देखो कैसे दे रहे हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल को क्या सिंबल दिए थे हम पहले, Z। तो यहाँ भी इसको हम Z ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास के लिए मैं सिंबल बना रहा हूँ, देखो स्मॉल m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मैं अभी यही लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ तक समझ आया? ये क्या है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। ठीक है, दिस इज डेंसिटी। यहाँ तक समझ आया आपको? बोलो ये फॉर्मूला समझ आया, ये कैसे आया? व्हाट इज Z, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल। व्हाट इज स्मॉल m, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास है, याद रखना ना, एक एटम का। एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हमारा यूनिट सेल क्यूबिकल शेप का है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर क्यूबिकल यूनिट सेल है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ए क्यूब, है ना। इसके अलावा अगर कुछ और आया तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन लेंथ के डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूब के अलावा अगर और कुछ हुआ तो, समझ रहे मेरी बात? ये मास ऑफ वन एटम कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है मास ऑफ वन एटम, किसी को मालूम है? अभी हम पिछली क्लास में न्यूमेरिकल बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक एटम का मास कैसे निकलता है किसी न्यूमेरिकल में, याद है कि नहीं? इसके जस्ट पीछे वाला जो आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया कल के लेक्चर में, इससे पीछे वाले लेक्चर में, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। फिर से आपको मैं याद दिलाता हूँ। देखो इधर देखो ध्यान से, अगर हम एक मोल एटम उठाएं तो इसमें कितने एटम होंगे, बोलो? एक मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम होते हैं, Na मतलब 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो। तो एक मोल किसी भी मटेरियल में कितने एटम होते हैं, Na एटम्स। ठीक है, और Na एटम के मास को ही क्या बोलते हैं, बोलो? मोलर मास। समझ आया? इतने एटम, Na एटम के मास को ही क्या बोला जाता है, मोलर मास। तो ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए, ये कौन सा मास है, एक एटम का मास। यहाँ देखो कितने एटम हैं, Na मतलब 6.022 एवोगाड्रो नंबर। Na एटम का मास m है, मोलर मास। तो एक एटम का मास कितना होगा, Na एटम का मास कितना, m ग्राम। तो एक एटम का मास कितना, समझ रहे हो? Na कहाँ चला गया, इतना ग्राम। समझ आया? ये क्या चीज़ है, एक एटम का मास। बात समझ आया? तो दिस इज मास ऑफ वन एटम। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। समझ रहे? एक एटम का मास आ जाता है ऐसे। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर दे रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू, दिस इज Z डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई
इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। सो दिस इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। तो अगर एक एटम का मास दिया है किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो डायरेक्ट, और अगर नहीं दिया है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, वन एटम के मास को मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। समझ रहे? तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लेना Z क्या चीज़ है, वहाँ उसी के जस्ट बाद लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ वेयर व्हाट इज Z, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, स्मॉल m क्या चीज़ है, स्मॉल m है ये मास ऑफ 1 एटम। कैपिटल M ये क्या चीज़ है, मोलर मास, और मोलर मास की यूनिट किस में होती है, ग्राम पर मोल। ये यूनिट है ना, समझ रहे हो? मास तो ग्राम में ही होगा, तो जान ही रहे हो। ओके, अगली चीज़ क्या बची, वॉल्यूम V ना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, और ये किस में आएगी, यूनिट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट क्या होगी इसकी, हाँ, मीटर क्यूब। लेकिन 1 मीटर इतना लंबा होता है, इतना लंबा 1 मीटर, इतनी चौड़ाई होगी 1 मीटर, इतनी ऊंचाई हो जाएगी। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको मीटर में नहीं बता के हम किस में बताएंगे, सेंटीमीटर में। कभी तुम देखोगे ये पिकोमीटर में आ रहा है, कभी देखोगे एंगस्ट्रॉम में आ रहा है 10⁻⁻⁻, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बताएंगे। तो वो ये इसकी यूनिट अपन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। ऐसा ही में बात नहीं कर रहे ना, चूँकि हम कैलकुलेशन एटम और उससे बनने वाले यूनिट सेल का कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर में करेंगे। और ये चीज़ क्या है, डेंसिटी। तो ध्यान से देखो, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए कौन सी यूनिट आ गई, ग्राम, वॉल्यूम के लिए क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन गई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग सेंटीमीटर में यूनिट को इसमें कन्वर्ट करके बनाएंगे यहाँ पर क्वेश्चंस। ये समझ आया आपको? ये यहाँ तक आप नोट कर लें और इस पर फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं।